हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर संजीव कुमार। चलो आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही कुछ फेज कांस्टेंट से ही रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल को चेंज करेंगे। जैसे तुम लोग बहुत बार देखता होगा कि अक्सर जो टीचर पढ़ाते हैं या बुक्स वगैरह भी डिस्कस करता है, वो एक सर्कुलर मोशन लेकर के बैठ जाते हैं। और मैं तुमको एग्जाम्पल बतलाया स्प्रिंग मास सिस्टम का, है ना, पिछले क्लास में या उसके पहले तो मैं स्टार्ट ही एसएचएम किया था, बोले थे वो बेस्ट एग्जाम्पल है। अब उसमें सर्कुलर मोशन में क्या सिखाया जाता है, समझाया जाता है, इसको तुम थोड़ा ध्यान से सीखना। देखो यहाँ पे हेडिंग दिए हैं, द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन ए डायमीटर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये सर्कल का डायमीटर, चलो इसको वाई एक्सिस बोल दी इस डायमीटर को, और एक पार्टिकल जो है इस सर्कल में मूव कर रहा। अब सोचो, तुमसे कोई कहे कि क्या सर्कुलर मोशन जो है क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, सर्कुलर मोशन कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना वो एक ओसिलेटरी मोशन है, जो मतलब जिस पाथ को फॉलो करके जाए फिर उसी पे लौटे। सर्कुलर मोशन में तो वो पाथ को केवल ऐसे दोबारा से रिपीट करते रहता है, वो कभी लौटता है क्या, वापस आता है। यानी कि अगर तुमसे कोई कहे कि एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, क्या इसका मोशन एसएचएम है, तो बोलोगे तो ओसिलेशन ही नहीं है, तो एसएचएम होने का कहाँ से सवाल है। तो आखिर इस एग्जाम्पल को लेते कैसे हैं, क्यों लेते हैं, तो ध्यान से देखना। बात पार्टिकल के मोशन का यहाँ नहीं होता है, बात जो है ना इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन का होता है। प्रोजेक्शन क्या है तुम थोड़ा समझना। यहाँ पे मान लो पार्टिकल यहाँ है, कुछ देर के बाद पार्टिकल यहाँ है, कुछ देर के बाद यहाँ है, यहाँ है, इस तरह से पार्टिकल जो है अपने पोजीशन को बदलते जा रहा है। सपोज करो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एक कांस्टेंट इसका एंगुलर वेलोसिटी है, उससे ये सर्कल में मूव कर रहा है। और तुम क्या कर रहे हो, इधर से लाइट को इंसिडेंट करा रहे हो। देखो ध्यान से, इधर से तुम लाइट को इंसिडेंट करा रहे हो। समझो कि तुम जो है लेजर लाइट इधर से इंसिडेंट करा रहे हो इस तरह से, देखना। और ये जो वाई एक्सिस है ना, इसको स्क्रीन समझो, इसको पर्दा समझो। अब सोचो पार्टिकल यहाँ है, तो लाइट जब इस पर पड़ेगा तो इस स्क्रीन पे, इस वाई एक्सिस पे उसका शैडो बनेगा ना, छाया बनेगा ना, यहाँ ना बनेगा। अब देखो पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा तो बोलो इसका शैडो यहाँ बनेगा क्या। पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, लाइट ऐसे आ रहा है, शैडो यहाँ बनेगा। यानी थोड़ा सोचो, या पार्टिकल यहाँ था तो शैडो यहाँ था। देखो तो पहले शैडो यहाँ बना, यहाँ पहुँचा, यहाँ बना, यानी शैडो ऊपर भाग रहा है क्या। बोलो पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, लेकिन इधर से लाइट दोगे तो उसका शैडो यहाँ से यहाँ गया ना। यानी समझो कि ये अगर मीन पोजीशन है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है शैडो का, तो ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन है, मैक्सिमम हो गया। अगर मान लो इसको हम ए से डिनोट करें तो ये यहाँ तक पहुँचा। ये देखो ये पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा तो शैडो यहीं हो गया। अब थोड़ा उल्टा सोचो, जब इधर जाएगा पार्टिकल और समझो अब इधर से लाइट इंसिडेंट हो रहा है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। तो लाइट इंसिडेंट हुआ इधर से, बतलाओ तो इस पार्टिकल का शैडो यहाँ बनेगा। यहाँ जब पार्टिकल पहुँचेगा इसका शैडो यहाँ बनेगा, इसका यानी थोड़ा सोचो ना, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो शैडो यहाँ से यहाँ गया। पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आया तो शैडो वापस आ गया अपने मीन पर। इसी तरह से पार्टिकल यहाँ होगा तो उसका शैडो यहाँ पे, इस तरह से इसका जो शैडो होगा, इस वाई एक्सिस जो डायमीटर है इसको स्क्रीन समझो। लाइट इधर से भी इंसिडेंट हो रहा और इधर से भी इंसिडेंट हो रहा, और पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। तो थोड़ा सोचो तो
पार्टिकल का मोशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, लेकिन पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है इस वाई एक्सिस पर, उसका जो छाया बन रहा है, शैडो जो बन रहा है, वो शैडो तो इस तरह से ओसिलेट करेगा ना। सोचो जब इधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा तो शैडो इधर बनेगा, तो देखो तो पार्टिकल ऐसे मूव करेगा और शैडो ऊपर नीचे इस तरह से ओसिलेट करेगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ओमेगा का वैल्यू कांस्टेंट हो, ओमेगा यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है, सर्कुलर मोशन में पढ़ता होगा ना कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कोई पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है ना वाई एक्सिस पर, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओसिलेट कर रहा है, ठीक ना। यानी कि द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ए डायमीटर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो हम बगल में एक स्प्रिंग का फिगर बनाए, थोड़ा इसको समझना बात को। जैसे अभी ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ, ठीक ना। ये इक्विलिब्रियम बोलो या मीन पोजीशन बोलो, दोनों एक ही बात, ठीक ना। इसी को मीन पोजीशन भी बोल सकते हैं। देखो जी, अब तुम क्या किए, इस ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर दिया अपवर्ड में। अब ये ब्लॉक जो है, मान लो जैसे देखना पार्टिकल यहाँ था, शैडो यहाँ बना था, देखो इसी के सामने अभी ब्लॉक है, तुम प्रोजेक्ट कर दिए और सपोज करो कि ये ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा ए ऊपर गया, इसी को ना हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मीन पोजीशन से दूर जाता है, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो थोड़ा सोचो, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो देखो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुँचा, यानी मीन से एक्सट्रीम पर पहुँचा। फिर देखो पार्टिकल जब इधर आया, मान लो थोड़ा एक बीच में एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा तो शैडो यहाँ बना ना, तो समझो ब्लॉक भी यहाँ पहुँचा। यानी कि तुम क्या देखोगे कि पार्टिकल इस सर्कल में मूव कर रहा है, उसका शैडो जिस तरह से ऊपर नीचे कर रहा है, वैसे ब्लॉक भी ऊपर नीचे कर रहा है। यानी कि ब्लॉक भी जो है, जैसे मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँचा, तो क्या देखोगे कि ब्लॉक यहाँ पहुँच गया, पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो उसका शैडो यहाँ बना, तो उस यानी कि तुम समझ लो कि जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम में ओसिलेट करता है, ठीक उसी तरह से इस पार्टिकल का जो शैडो बन रहा है वाई एक्सिस पर, वो भी किस में ओसिलेट कर रहा है, एसएचएम में। अब देखो, ये तो हम एग्जाम्पल बतलाए तुमको इसलिए क्योंकि अक्सर जो है लोग इस पे सिखाता है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि एक बात याद रखना, कोई कहे कि एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, क्या एसएचएम है, तो बोलना बिल्कुल नहीं। पार्टिकल का मोशन एसएचएम नहीं है, बल्कि उस पार्टिकल का जो शैडो लोगे कोई भी डायमीटर पे, जैसे हम यहाँ वाई एक्सिस डायमीटर ले लिए हैं, तो इस डायमीटर पे उसका जो शैडो जो है मूवमेंट जो करता है ना, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब देखो इसके आधार पे तुम इक्वेशन कैसे लिख सकते हो। चलो ये वाई एक्सिस है, देखो पार्टिकल जो है मान लो टाइम 0 पर यहाँ है, स्टार्ट में यहाँ, और चूंकि वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो याद करो जब सर्कुलर मोशन पढ़ता था तो ओमेगा होता था ना थीटा बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी, नहीं, यानी टी टाइम में, टाइम 0 पे पार्टिकल अगर यहाँ है तो टी टाइम के बाद ये जो पार्टिकल होगा, बोलो कितना एंगल कवर करेगा, ओमेगा टी एंगल कवर करेगा। टी टाइम में कितना एंगल कवर करेगा, ओमेगा टी। देखो थीटा किसके इक्वल, ओमेगा टी। सोचो तुम इधर से लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, जब पार्टिकल यहाँ था तो शैडो यहाँ बन रहा था, पार्टिकल जब यहाँ है तो बतलाओ उसका शैडो यहाँ बनेगा ना। यानी कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ शैडो बोलो या प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक ना, ये वाई हो गया, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन
डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन एट टाइम t ऑन y एक्सिस, y एक्सिस ही डायमीटर का रोल कर रहा है, तो थोड़ा सोचो ना ये y का वैल्यू क्या होगा जी। तो सोचो ये एंगल अगर ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी होगा, बोलो तो बिल्कुल होगा। इसके हम रेडियस को अगर a बोल दिए हैं, कारण कि यहाँ से यहाँ तक को अगर a बोल रहे हैं तो ये भी a ही होगा, सर्कल है ना, रेडियस इसका a, ठीक ना, यहाँ भी समझ लो यहाँ से यहाँ a। तो थोड़ा देखना, तो यहाँ पे अगर साइन ओमेगा टी लिखता इस ट्रायंगल में तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, यानी क्या लिखोगे y बाई ए लिखोगे क्या, यानी y क्या हो गया जी, तो ये साइन ओमेगा टी नहीं, यानी हम लोग ये सीखे कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन एट टाइम t ऑन y एक्सिस, t टाइम में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये आया। तो तुम बोलोगे कि सर ये इक्वेशन तो आप ठीक लिखे, लेकिन आप जो सिखाए थे कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन तो ओमेगा टी प्लस सी होता है, लेकिन आप तो केवल ओमेगा टी लिखे। तो बोलेंगे हाँ देखो ये भी तो तुमको सिखाए थे कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट करता है तो उसका फेज जीरो होता है, तो ओमेगा टी प्लस जीरो लिख दिए, ठीक ना। समझ लो पार्टिकल अगर यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट किया, अब यहीं पर बात समझना है कि सही मायने में फेज जो है वो इनिशियल पोजीशन का एंगल होता है। पार्टिकल यहाँ पर था तब तो ये एंगल एक्स एक्सिस से जीरो बना रहा था, ये ओमेगा टी के जगह जीरो ना होता। पार्टिकल जो है अगर मोशन यहाँ से स्टार्ट करेगा तो बतलाओ तो ये एंगल पाई बाई टू ना बनाएगा। यानी एक चीज़ समझ लो, मान लो इस पॉइंट को हम m बोलें और इस पॉइंट को n बोलें, तो पार्टिकल जब अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, m से, तो बोलो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये आया क्या। ऐसे भी देखो ना, टाइम के जगह थोड़ा जीरो रखो, क्या आ रहा है, टाइम जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो वाई जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो सोचो टाइम जब जीरो था तो इसका शैडो यहाँ ना बना था, तो मीन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है कि नहीं, बोलो। अब देखो अगर हम लोग बात करें पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे, है ना, तो अगर मान लो मोशन को हम यहां से स्टार्ट न करके यहां से काउंटिंग शुरू करते, ठीक ना। देखो इफ एट t इक्वल टू जीरो, समझना बात को, t इक्वल टू जीरो, पार्टिकल इज एट n, अगर स्टार्ट में वो n पर होता और तब तुमसे कहा जाता डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो बस एक बात तुम याद रखना, तब ऐसे लिखना a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। कितना एंगल ये बना रहा है, इस x 90 डिग्री ना। अगर मान लो यहां पर शैडो है तो इस लाइन से कितना एंगल पर है, 90 डिग्री, तो इक्वेशन यही रहने दो, बस केवल फेज बदल दो। तो देखो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक कॉस ओमेगा टी आ जाएगा क्या, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। यानी देख लो टाइम जब जीरो, ठीक ना, टाइम जब जीरो तो कॉस 01 ना होता है, तो बोलो तो y a के इक्वल हो गया कि नहीं। ऐसे भी देखो टाइम जब जीरो तो y a के इक्वल हो गया कि नहीं। यानी हम लोग ये सीखे ना कि m से स्टार्ट करें मोशन तो फेज के जगह जीरो लिखो, n से स्टार्ट करें तो पाई बाई टू लिखो। मान लो इसको हम p बोल दे रहे हैं, इसको q बोल दे रहे हैं, यानी ये फेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करो तो यहाँ पर जो है फेज का वैल्यू जीरो हो गया, तो यहाँ फेज कांस्टेंट का वैल्यू पाई बाई टू हो गया, यहाँ फेज कांस्टेंट का वैल्यू पाई हो गया, यहाँ पर फेज कांस्टेंट का वैल्यू 3 पाई बाई टू हो गया। मतलब समझ रहे हो ना, पार्टिकल जो है
सर्कल में मूव कर रहा है और उसका शैडो जो है एसएचएम में ओसिलेट कर रहा है। मोशन अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हो तो ये इक्वेशन, यहाँ से स्टार्ट हो तो π/2 हम लोग इसी में ऐड कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट, अगर मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ रहता तब उस केस में जो है हम लोग क्या लिखते, पाई। यानी एक चीज़ तो समझ रहे हो ना कि फेज तो बढ़ते ही ना जाएगा, यहाँ 3π/2 फिर 2π फिर π/2 जोड़ो। अब देखना, पहले तो एक काम करो, इसका तुम स्क्रीनशॉट एक ले लो, है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बात समझ। देखो ये सब एग्जाम में लिखने को कुछ नहीं आने वाला है, इसमें तुम्हारा काम क्या करेगा कि तुम फेज को और बेहतर ढंग से समझ पाओगे, तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। अब देखना, अगर तुमसे कोई पूछे कि पार्टिकल को जो है एम से एन जाने में कितना टाइम लगा, यानी समझो मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, तो सोचो, तुम जैसे बोलते हो ना कि थीटा इजकल टू ओमेगा टी, या यहीं से बोल सकते हो ना टी इजकल टू थीटा बाई ओमेगा। यानी अगर तुमसे कोई पूछे कि एम से एन जाने में कितना टाइम लगेगा, तो तुम क्या बोलोगे कि एम से एन गए तो एंगल कितना कवर किए, π/2 डिवाइडेड बाई ओमेगा, यानी π/2 ओमेगा। अगर तुमसे कोई कहे कि एम से पी जाने में कितना टाइम लगेगा, तो सोचो यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना एंगल कवर किया, पाई, यानी π/ओमेगा। समझ रहे हो ना। अगर तुमसे कहे कि नहीं एम से एन यानी कि पूरे एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, देखो पार्टिकल जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो शैडो भी तो अपना एक ओसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो अगर मान लो फॉर वन ओसिलेशन बोले तो वन ओसिलेशन में कितना टाइम लगेगा बतला दो। तो वन ओसिलेशन में टाइम, तो एक बार चक्कर लगा लेगा तो एंगल कितना कवर करेगा, 2π/ओमेगा। देखो आ रहा है कि नहीं। तो इस सर्कुलर मोशन में जो ओमेगा रोल कर रहा है, स्प्रिंग मास सिस्टम हो या अन्य एग्जाम्पल हो, आगे हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे, उसमें भी एक सर्टेन टर्म होता है जिसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं, लेकिन उसका नाम वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ना बोल करके क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाएगा इसको हम आगे तुमको एग्जाम्पल में सिखाएंगे। तो देखो ये हम बात तुमको सिखाए कि जैसे ऑलरेडी तुम एग्जाम्पल लिया था तो उसमें हम तुमको एक बात सिखाए थे ना कि पार्टिकल जो है जब मीन से अपना मोशन, मीन पर फेज 0 होता है, एक्सट्रीम पर जाता है π/2 हो जाता है ना, फिर मीन पर आएगा पाई हो जाएगा, यहाँ पहुँचेगा 3π/2 होगा, फिर लौट के जाएगा 2π होगा। एक तरह से वही बात समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये सर्कुलर मोशन में साफ साफ दिखाई पड़ रहा होता, तो ये ज़्यादा तुमको स्पष्ट ढंग से बात समझ में आता है। हाँ, अगर कोई पार्टिकल मान लो अपने मोशन को कुछ मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट कर दिया, है ना, जैसे मान लो पार्टिकल जो है अपने मोशन को स्टार्ट कर दिया π/3 एंगल से, यहाँ से ये स्टार्ट ही यहाँ पर है। अब तुमसे कोई कहेगा कि बतलाओ इसका जो इक्वेशन का डिस्प्लेसमेंट होगा उसको तुम कैसे लिखोगे, तो उसके लिए हमको कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना, बस a sin ωt प्लस π/3, मतलब कि स्टार्ट जहाँ से भी करेगा उस समय इस एक्स एक्सिस से वो जो एंगल बनाएगा वही इनडायरेक्ट वे में क्या चीज़ का काम कर रहा है, फेज कांस्टेंट का। देखो ये एग्जाम्पल जो है कोई एग्जाम में तुमको लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहे हैं, बस सिंपली ये सिखा रहे हैं कि अक्सर जो बुक में दिया हुआ रहता है तो उसको अगर समझने में तुमको दिक्कत हो या कोई पढ़ा रहा उसमें दिक्कत हो तो वो कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो सके। ठीक है, उम्मीद है तुम इस एग्जाम्पल को समझ गए होगे, है ना। अब जो है हम लोग आगे तो देखो इसमें कोई विशेष तुमको ज़रूरत नए बात की नहीं है, बस ये याद रखना नोट में कि द प्रोजेक्शन
in uniform circular motion on any diameter। देखो हम यहाँ डायमीटर जो है ना वाई एक्सिस लिए, अगर एक्स एक्सिस लेते और इधर से लाइट देते तो उसमें भी पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ठीक ना। ऑन एनी डायमीटर ऑसिलेट्स इन SHM, ठीक ना। तो इसमें इसको लिख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग आगे जो सीखने जा रहे हैं उसमें यह है कि कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ रहे तो उसके आधार पे हम लोग कैसे कंक्लूजन निकालेंगे कि ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है कि नहीं है, या अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है जो तुम जानते हो उसके अकॉर्डिंग है, तब तो तुमको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन मेथड तो सीखना है। उसके पहले जो है तुमको हम कुछ एग्जाम्पल बतला रहे हैं, जो एग्जाम्पल तुमको बात को समझने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे एक इक्वेशन है x इक्वल टू 5 sin 20t प्लस पाई बाई 3। चलो यहाँ लिखा हुआ है सेंटीमीटर, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वगैरह का जो बात हो रहा है उसको सेंटीमीटर में समझना, ठीक ना। देखो हम ये जो एग्जाम्पल लिए हैं ना SC वर्मा के एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखो इसमें कह क्या रहा है। पहले तो एक बात जानो कि ये इक्वेशन जैसे ही तुम देखे तो माइंड में कुछ बात तो आ ही जाना चाहिए। जैसे क्या क्या आ जाना चाहिए, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो वो तो बात की बात है। जैसे माइंड में आ गया कि भाई हम तो इक्वेशन जानते थे ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, यानी जहां ए लिखा हुआ है वहां 5 सेंटीमीटर है, जहां ओमेगा हम लिखते थे वहां 20 है। देखो ओमेगा चूंकि 2 पाई बाई टी होता है तो इसका यूनिट होता है सेकेंड पावर -1। अब जो है हम लोग तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ c लिखते थे ओमेगा टी प्लस सी, और यहाँ c के जगह कितना है पाई बाई 3। याद करो तो हम लोग क्या सीखे थे जी कि पार्टिकल अपना मोशन जब मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो c 0 होता है, एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो पाई बाई 2 होता है। ये तो पाई बाई 3 है यानी 60 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ, देखो बढ़िया समझना, यही कंसेप्ट तुम्हारा काम करता अगर अच्छे से सीखे रहोगे। देखो जी, तो इसको हम लोग x इक्वल टू 0 बोलते हैं, x इक्वल टू प्लस से बोलते हैं, इसको बोलते हैं x इक्वल टू माइनस से। फेज जैसे ही तुम देखे ना पाई बाई 3 60 डिग्री, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये पार्टिकल न मीन से स्टार्ट किया है न एक्सट्रीम से, उसके बीच में कहीं से स्टार्ट किया, और 0 से 90 के बीच में फेज है, यानी पार्टिकल इधर जा रहा है ना। और यहाँ पर जब पार्टिकल है टाइम 0 पर, तो उस समय इसका फेज कितना है पाई बाई 3। इसका फेज कितना है पाई बाई 3। चलो इतना बात तो है, ऐसे ही हम समझ गए कि भाई देखो ये है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ जो है ना इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, इस साइड भी और इस साइड भी। ओमेगा जो है वो 20 है। हाँ, अगर हमसे कोई पूछ दे कि बतलाव इसको पूरे एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, तो जानते हो ना एक ऑसिलेशन में टाइम लगता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो चलो ओमेगा हमको मालूम है
2 पाई में डिवाइड कर देंगे ओमेगा से, अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा जाता तब। लेकिन क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है व्हेन डज द पार्टिकल comes in rest for first time, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। व्हेन डज द पार्टिकल कम्स इन रेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम। दूसरा क्वेश्चन भी क्या है अब वो लिखेंगे, अब पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। पहली बार पार्टिकल कब रेस्ट में आएगा, तुम यहां जानते हो ना वेलोसिटी जीरो होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होता है। तो सोचो पार्टिकल इधर जा रहा है, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। यानी पहली बार तो यही ना रुकेगा, बता दो तो पहली बार तो यही ना रेस्ट में आएगा। मान लो इस पॉइंट को हम P बोले हैं, इस पॉइंट को हम Q बोल दे रहे हैं, इस पॉइंट को हम मान लो M बोल दे रहे हैं। चलो एक बात बतलाओ, तुमसे क्या पूछा जा रहा है, P से Q जाने में कितना टाइम लगेगा। याद करो तो जो तुमसे पिछला क्लास अगर किया है देख लेना उसको, क्योंकि क्लास जो है ना रेगुलर बेसिस पे करोगे तभी जो है बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ पाएगा। अब देखना फर्स्ट पॉइंट, टाइम कितना लगेगा P से Q तक जाने में। तो क्या सिखाए थे तुमको, एक ट्रिक सिखाए थे कि अगर फाइनल फेज मालूम है, तुमको मालूम है ना एक्सट्रीम पर फेज π/2 होता है, तो इसमें बहुत बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फाइनल फेज जो है वो π/2 है, इनिशियल फेज जो है वो π/3 है। मतलब स्टार्ट यहाँ से किया और यहाँ गया, बतलाओ, और ओमेगा से डिवाइड कर दो। देखो तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया π/6 बाई ओमेगा, ठीक ना, π/6 ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू जो है देखो 20 है, यानी कि π/120 सेकेंड। बस आंसर हो गया। अब चलो इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हेन डज द पार्टिकल, ठीक ना, व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, फर्स्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। देखो क्वेश्चन हम इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि सबके पास बुक उपलब्ध नहीं है, तो इस बात को तुमको बेहतर ढंग से समझ में आए। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा व्हेन डज द पार्टिकल फर्स्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। पहली बार पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो कब होगा। तो पहले ये सोचो एक्सेलरेशन जीरो होता कहाँ है, एक्सेलरेशन जीरो होता कहाँ है। तो याद करो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे -ω²x, SHM में पढ़े हो ना। x जब जीरो हो तो x तो जीरो मीन पे ना होता है, ये मीन पे ना, यानी कि चलो इस मीन पॉइंट का भी कुछ नाम दे देते हैं, चलो इस पॉइंट का नाम हम n रख देते हैं। तो वो तुमसे क्या कह रहा है कि ये बतलाओ पार्टिकल जो है उसको n टाइम तक n पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो सोचो तो पार्टिकल P से गया Q पर, फिर Q से आया N पर, यही ना, डायरेक्ट P से N पर नहीं ना आ रहा है, इधर नहीं ना चल रहा है, पहले P। यानी तुमसे पूछा जा रहा है कि टाइम बतलाओ P से N तक कितना लगेगा। तो तुम बोलोगे ना कि भाई पहले तो हम निकालेंगे P से Q, अब फिर निकालेंगे Q से N, है ना, बस काम आसान हो गया। अरे P से Q तो तुम ऑलरेडी निकाले हुए, अब Q से N बिल्कुल आसान है। देखो ये हमेशा याद रखो, एक्सट्रीम से मीन जाएगा
तो फेज कितना से बढ़ जाता है, π/2 से। चाहे मीन से एक्सट्रीम भी जाए तो फेज कितना से बढ़ जाता है, π/2 से। इसीलिए ना तुम बोलते हो कि यहाँ फेज π/2 और लौट के जाएगा तो यहाँ पाई। तो सोचो यहाँ पाई और यहाँ π/2, तो डिफरेंस कितने का हो गया, π/2 के। यानी कि तुम बोल सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो पाई माइनस π/2/ω, लेकिन ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता, डायरेक्ट लिखो। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में फेज π/2 से बढ़ जाता है, तो बस सीधे लिखो π/2ω। अब जो आंसर आए ओमेगा का वैल्यू रख लो। अब चलो इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट क्या कह रहा, थर्ड पार्ट में तुमसे कह रहा है कि when does the particle first have maximum speed, पहली बार पार्टिकल का स्पीड मैक्सिमम कब होगा। तो देखो स्पीड जो है मैक्सिमम कहाँ होता है, मीन पर। याद करो तो मीन से जैसे जैसे आगे जाते हो स्लो होते जाता है ना, मीन से आगे जाता है स्लो। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ, यानी इनडायरेक्ट वे में तुम सोचो तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है और ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये दोनों एक ही न है। देखो तुमसे कहे पहली बार एक्सेलरेशन 0 कब होगा और पहली बार वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा। अरे तो जब एक्सेलरेशन 0 होता है तभी तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होता है। यानी ये दोनों नया क्वेश्चन नहीं है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों का आंसर सेम होगा। अब तुमको कुछ बात इंटरेस्टिंग बता रहे, वो ये है कि अगर तुमसे कोई कहे कि बतलाओ कितने टाइम के बाद पार्टिकल दूसरी बार रेस्ट में आएगा, पार्टिकल विल कम इन रेस्ट फॉर सेकेंड टाइम। तो देखो तुम अगर कंसेप्ट समझते हो ना तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, अरे भाई पहली बार तो रेस्ट में यहाँ आएगा, दूसरी बार यहाँ आएगा ना, तो तुमसे कोई पूछे ना यहाँ से यहाँ जाने का कितना टाइम, तो जानते हो ना यहाँ से यहाँ जाएगा तो फेज π/2 से बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा π/2 से बढ़ेगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ जाने में कितना से बढ़ेगा, पाई से, तो π/ω कर देंगे। यानी कि जो पहले तो हम बोलेंगे कि टाइम P से Q का निकालिए, अब फिर टाइम निकालिए Q से M का। तो P से Q तो हम लोग निकाल करके बैठे हुए हैं भाई, π/120। अब Q से M अगर पूछ रहा है तो देखो अब हर बार जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बोलेंगे यहाँ से यहाँ जाएगा फेज बढ़ जाएगा पाई से, सीधे लिख दो π/ω। अगर इसी में कहता ना तीसरी बार पार्टिकल कब रेस्ट में आएगा, तो थर्ड टाइम कब रेस्ट में आएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा तब ना, तो फिर यहाँ से यहाँ आओगे तो फेज पाई से बढ़ेगा π/ω। यानी इसी में अगर π/ω अगर और जोड़ दो तो थर्ड टाइम कब रेस्ट में आएगा, फोर्थ टाइम कब रेस्ट में आएगा, बस π/ω जोड़ते जाओ कब कब रेस्ट में आएगा, पता चलेगा क्या। तो देखो अगर तुम फेज को बढ़िया से समझते हो तो ये सब काम आसान हो गया कि नहीं। तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट जो है तुम लोग ले लो, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब जो है देखो ये सब जो कुछ भी सिखा रहे हैं ना वो तुम्हारे कंसेप्ट को बेहतर करने के लिए। एक देखो सिलेबस कवरेज एक डिफरेंट बात है, केवल सिलेबस को, सिलेबस में है सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम है ना, टॉर्सनल पेंडुलम, कंपोजिशन अप टू, वो सब पढ़ाएंगे ना, बहुत टाइम नहीं लगेगा। लेकिन तुम जब तक इसके बारीकी को नहीं समझोगे ना तो जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन जो है बहुत ही एनालिटिकल होता है और कंसेप्ट बेस्ड होता है ना। बेहतर तुम्हारे पास कंसेप्ट रहेगा, तुम आसानी से उसको रिप्लाई कर पाओगे। अब देखो, अब तुमको ये मेथड सिखा रहे हैं कैसे तुम समझोगे कि कोई इक्वेशन जो दिया गया है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही इक्वेशन है, ठीक ना। या ऐसा करते हैं हम क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं, चेक
whether the given equation represents SHM, ठीक ना, कुछ इक्वेशन तुमको दिया रहेगा और कहेगा चेक करके बतलाओ ये SHM का इक्वेशन है कि नहीं। तो कैसे हम लोग बतलाएंगे? चलो ये तो तुम्हारा हेडिंग हो गया। अच्छा, एक चीज तुम जानते हो ना कि SHM में एक्सेलरेशन जो होता है माइनस सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, और उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। उसी कांस्टेंट को ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। देखो, जैसे तुम काइनेमैटिक्स पढ़ता था तो वेलोसिटी को बोलता था ना dx बाई dt। इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, dv बाई dt, तो एक्सेलरेशन होता था। यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। यानी तुम चाहो तो एक्सेलरेशन के जगह क्या लिख सकते हो? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस सम कांस्टेंट इनटू x। देखो यही जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। खैर समझ में आएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से देखना। यानी अगर x का इक्वेशन दिया हुआ रहे और तुम अगर 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दिए और अगर वो आ गया माइनस सम कांस्टेंट इनटू x, तो इसका मतलब है कि मोशन जो होगा वो SHM होगा। तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, एक इक्वेशन इस तरह से है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस सी। ये वही इक्वेशन लिए जो तुम जानते हो कि हाँ ये तो SHM होता ही है, क्योंकि ऑलरेडी इसको पहले बनाए हुए। अब जो है इसको तुम डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt। तो डिफरेंशिएट कैसे करें? देखो, साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, और t के रिस्पेक्ट में करे तो t में जो मल्टीप्लाई है ना उसको बाहर ला दो, तो ये ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस सी। चलो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। बोलो कॉस का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, और t में मल्टीप्लाई ओमेगा से है तो ओमेगा को बाहर ला देंगे, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस सी। देखो तो क्या आ गया? डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस सी। बढ़िया से देखो इसको, ये जो लाइन आया है ए साइन ओमेगा टी प्लस सी, इसी को ना x बोले हो। तो देखो तो 2 बार जब डिफरेंशिएट किए तो माइनस सम कांस्टेंट इनटू x आ गया कि नहीं? देख लो तो आया ना। यानी इस इक्वेशन को, मतलब ये जो कंडीशन है उसको ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं? तो बस यही इक्वेशन में नए कन्वर्ट हो गया, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस सम कांस्टेंट इनटू x। अब जो है, अगर मान लो हम कोई दूसरा इक्वेशन ले ले, साइन न लेकर के कॉस ले ले, है ना, या मान लो हम a का वैल्यू ऐसे ले लिए, बोल दिए a का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर कॉस पाई टी प्लस पाई बाई 6, सपोज करो ऐसा एक इक्वेशन ले ली, और तुमसे कहा गया प्रूफ करो ये SHM है कि नहीं। तो क्या करेंगे? इसको एक बार डिफरेंशिएट करें। देखो 2 कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, और t में मल्टीप्लाई पाई से है तो पाई को बाहर ला दो, लिखेंगे साइन पाई टी प्लस पाई बाई 6। चलो अब एक बार और डिफरेंशिएट करो, फिर पाई को बाहर ला दो,
साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है 2 पाई a स्क्वायर कॉस पाई t प्लस पाई बाई 6। देख लो डबल डिफ्रेंसिएशन माइनस पाई a स्क्वायर 2 कॉस पाई t प्लस पाई बाई 6। देख लो तो बढ़िया से, ये जो डबल डिफ्रेंसिएशन तुम किए माइनस पाई a स्क्वायर, ये क्या है जी? देखो तो x है क्या? x का ही ना वैल्यू है, माइनस पाई स्क्वायर x आया, यानी देख लो फिर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। माइनस सम कांस्टेंट, बस अंतर ये है वहाँ ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यानी ओमेगा स्क्वायर के जगह क्या हो गया पाई स्क्वायर, यानी ओमेगा जो है पाई के इक्वल हो गया, पाई पर सेकेंड। अगर इसी में मान लो बाय द वे तुमसे कोई कहता टाइम पीरियड क्या होगा, हालांकि हमारा क्वेश्चन ये नहीं है लेकिन पूछ देता तो क्या करते, 2 पाई बाई ओमेगा है ना, 2 ओमेगा पाई है तो टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड। समझ गया क्या? तो देखो ये एक चीज तो तुम याद कर सकते हो कि जब भी साइन या कॉस में इक्वेशन होता है ना इस फॉर्म में, तो वो गारंटीड है कि वो एसएचएम होता ही है। लेकिन हर इक्वेशन, अगर मान लो यही हम लोग साइन या कॉस ना लेकर के यहाँ टेन ले लेंगे, कोई और टर्म ले लेंगे, तब तुम देखोगे कि वो एसएचएम के इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यानी हम लोग क्या सीखे, पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो हम लोग ये सीखे कि जब भी कोई इक्वेशन दिया हुआ रहे और हमसे ये पूछा जाए कि बतलाव ये इक्वेशन जो है एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, तो तुम क्या करोगे कि उस इक्वेशन को 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, और अगर रिजल्ट लास्ट में आ गया माइनस सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट x, तब समझ लेना कि वो मोशन जो है वो एसएचएम है। नहीं अगर ऐसा आया इसका मतलब एसएचएम नहीं है। देखो जितने ज़्यादा एग्जाम्पल को पढ़ोगे देखोगे उतना ही तुम्हारा कंसेप्ट बेहतर होगा। कहने के लिए तो एक लाइन में भी फेज कांस्टेंट और सब बात सिखा दिया जाता है, लेकिन थियोरेटिकल कंसेप्ट केवल हो जाने से प्रॉब्लम थोड़े ना सब बन जाता है। तो देखो अब आगे जो बात सिखा रहे हैं, जैसे मान लो तुमसे कहे थर्ड इक्वेशन दिए x इजकल टू a tan ओमेगा टी प्लस सी, चेक करके बतलाओ ये एसएचएम है कि नहीं। तो क्या मेथड सिखाया गया कि चेक कैसे करेंगे, तो dx बाई डी टी निकालो, ओमेगा तो बाहर आएगा और tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता। अब चलो एक बार और डिफ्रेंशिएट करो। अब डिफ्रेंशिएशन एक तो करना भी कितने को दिक्कत है, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करें, तो बोलेंगे क्या कि सेक स्क्वायर का अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो जो पावर है उसको पहले लिखो, आगे लिखो, एक कम कर दो, इसके आगे क्या करोगे, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ठीक ना, देखो हम डिफ्रेंशिएशन कर दे रहे हैं, अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं जानते हो तो वो 11th वाला पोर्शन में हम तुम लोगों को बतलाते हैं। कुछ स्टूडेंट तो सीखे होंगे, कॉपी रिवाइज कर लेना, नहीं तो 11th वाला क्लास को आगे बढ़ते हुए देखना, उसमें जब बताएंगे वहाँ सीखना। ठीक है, इंटू ओमेगा, यही इसका सेक स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन होगा। देखो यहाँ से तो हम ओमेगा को बाहर लाए तो ये ओमेगा स्क्वायर तो आ गया, 2a सेक स्क्वायर ओमेगा टी प्लस सी tan ओमेगा टी प्लस सी। थोड़ा बढ़िया से देखो, क्या ये जो टर्म है वो x के इक्वल आया, नहीं ना, ये x के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ
कि ये इक्वेशन कभी एसएचएम का इक्वेशन नहीं हो सकता है। यानी बोलेंगे क्या, दिस इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम, है ना। मेथड तो समझ गया है, क्योंकि देखो बहुत बार जो है ना तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन ही यही होता है कि इक्वेशन एसएचएम है कि नहीं। अब जैसे हाँ देखो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो x = a1 sin ओमेगा टी, चलो प्लस सी भी लिख लेते हैं या प्लस C1 लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ a2 cos ओमेगा टी प्लस C2, कहा गया ये बतलाओ ये इक्वेशन एसएचएम है कि नहीं। तो देखो एक बात जानना, जब भी जो साइनोसाइडल इक्वेशन होता है ना, यानी साइन में या कॉस में, इस फॉर्म में, अभी तुम पढ़ा भी था पहला दूसरा एग्जाम्पल में, तो ये भी एसएचएम होता है, ये भी एसएचएम होता है। तो डायरेक्ट याद रखो, ऐसे तो हम प्रूफ करेंगे हैं कि ये अगर एसएचएम है, ये एसएचएम है, तो दोनों को ऐड करोगे तब भी मोशन, ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करोगे तब भी मोशन एसएचएम होगा, बशर्ते कि ओमेगा दोनों में सेम होना चाहिए। ओमेगा अलग अलग हो जाने पे नहीं हो पाएगा, ठीक ना। अगर दो अलग अलग इक्वेशन एसएचएम है तो दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी एसएचएम होगा, बशर्ते कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वाला जो टर्म है ना वो सेम होना चाहिए। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। dx/dt, देखो ओमेगा को बाहर ला दिए, साइन का कॉस, फिर यहाँ भी ओमेगा को बाहर ला दिए, कॉस का माइनस साइन। चलो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर ओमेगा बाहर आएगा और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस a1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस C1। यहाँ देख लो माइनस तो आगे है ही पहले ही से, a2 एक ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा स्क्वायर और साइन का कॉस होता है ओमेगा टी प्लस C2। देख लो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a1 साइन ओमेगा टी प्लस C1, a2 कॉस ओमेगा टी प्लस C2। थोड़ा बढ़िया से देखो तो ये जो टर्म है वो x के जगह पे है क्या, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस ओमेगा स्क्वायर x। बोलो प्रूव्ड हो गया कि नहीं। ये इक्वेशन जो है ना इट रिप्रेजेंट्स एसएचएम, समझ गया। यानी ये तो बात से ठीक है, लेकिन तुम ये जानते हो कि बहुत बार तुम मेथड जान भी रहे होते हो, एग्जाम में देखते हो कि बनाए क्वेश्चन गलत हो गया, बुक में क्वेश्चन बनाए, देखो ना मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा है। अब जैसे देखो एक एग्जाम्पल तुमको अगला सिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। सपोज करो कि तुमको कोई ऐसा इक्वेशन लिख के दिया गया, x = 8 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर साइन पाई टी। वही समझो ओमेगा की जगह पाई, और मान लो प्लस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो +0, यानी पार्टिकल अपने मोशन को मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा। अगर इसका बात, अच्छा एक बात बतलाओ, तो ये जो टर्म है ये एसएचएम है कि नहीं। तो ये तो मालूम है तुमको, ये साइन ओमेगा टी लिखा हुआ, ये तो एसएचएम होता ही है। अब तुमसे कहा गया कि अब ये पूरा इक्वेशन एसएचएम है कि नहीं। तो देखो ऐसा इक्वेशन जब भी आए ना और तुम इस मेथड से काम करोगे तो ये कभी भी जो है प्रूव्ड होने वाला नहीं है। उस मेथड से काम करके देखो क्या गड़बड़ हो जा रहा है। dx/dt 8 का 0, पाई बाहर ला दो, cos पाई टी डिफ्रेंशिएट कर दिए, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या हो जा रहा है, फिर पाई बाहर आया, cos का माइनस साइन,
पाई टी। देखो तो डबल डिफ्रेंसिएशन, चलो पाई को बाहर लाएंगे, पाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया माइनस पाई स्क्वायर 2 साइन पाई टी। मतलब तो क्या ये एक्स के जगह है? एक्स तो इतना लिखा हुआ है, तब तो इस इक्वेशन को ये फुलफिल नहीं ना कर रहा है। लेकिन ये जानना है, भले वो इस इक्वेशन को फुलफिल नहीं कर रहा हो, माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स नहीं हो, लेकिन ये एसएचएम है। तो अब जो बात सिखा रहे हैं इसको बढ़िया से सीखना, इसीलिए इस एग्जाम्पल को लिया। क्योंकि अक्सर तुम मेन बात जो सीखे हुए रहते हो और एग्जाम में जो है कुछ अलग आ जाता है, दिक्कत में तुम पड़ जाते हो कि अरे भाई हम तो सीखे थे, वो मेथड से तो बन ही नहीं रहा, उस मेथड से तो कुछ और आ रहा, अगर इस मेथड से बात करें तब तो इमोशन एसएचएम हो ही नहीं रहा। ठीक, देखना ध्यान से। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, इतना तुमको मालूम है ना कि एसएचएम में ओसिलेट कर रहा है। अगर केवल तुम इसका बात करो, तो अगर केवल इसका बात करोगे, एक्स इक्वल टू अगर 2 सेंटीमीटर साइन पाई टी होता तो इसका मतलब क्या होता? पहले तो समझ लो फेज कांस्टेंट नहीं है, यानी पार्टिकल जो है मेन पोजीशन से स्टार्ट किया, समझ लो टाइम 0 पे पार्टिकल यहाँ है, और ये 2 सेंटीमीटर इधर जाएगा, एम्पलीट्यूड ना 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 सेंटीमीटर इधर जाएगा और 2 सेंटीमीटर इधर जाएगा। यही इसका मीन पोजीशन। इस इक्वेशन के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन फॉर इक्वेशन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर साइन पाई टी अगर रहे, तो ये तुमको क्या कहता? तो ये भी तुमको कह रहा है कि मोशन तो एसएचएम ही होगा, बस फर्क ये होगा ना कि पहले जो इसका मीन पोजीशन ओरिजिन पे था, मतलब यहां हम लोग बोलते क्या इस इक्वेशन के लिए कि पार्टिकल ऑसिलेट्स इन एसएचएम विथ मीन पोजीशन एट द ओरिजिन। मेन पोजीशन उसका कहाँ था? ओरिजिन पे था, हम इसका अगर बात करें तो। लेकिन नीचे वाले इक्वेशन का बात करेंगे तो हम लोग यही बोलेंगे कि ये जो मीन पोजीशन है ना, वो अब 8 सेंटीमीटर से इधर शिफ्ट कर जाएगा। यानी देखो पहले यहाँ पे मीन पोजीशन था और अब मीन पोजीशन यहाँ आ गया। मीन पोजीशन कहाँ पहुँच गया? तो x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर यहाँ है मीन पोजीशन। अब पार्टिकल ओसिलेट कैसे करेगा? तो बोलेंगे जैसे ओसिलेट करता था वैसे ही करेगा, 2 सेंटीमीटर इधर जाएगा और 2 सेंटीमीटर इधर आएगा, है ना। देखो यही मीन पोजीशन हो गया, यानी जो मीन पोजीशन पहले यहाँ पे था इस इक्वेशन के लिए, वो मीन पोजीशन शिफ्ट करके यहाँ चला गया और पार्टिकल इस तरह से ओसिलेट कर रहा है। समझ गया? यानी इसको नहीं देखना है, कोई भी कांस्टेंट टर्म को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, इस पर जो है मोशन का नेचर डिपेंड नहीं करता है। इस पर केवल ये डिपेंड करता है उसका मीन पोजीशन होगा कहाँ। मीन पोजीशन जो है वो कितना से शिफ्ट कर जाएगा, चाहे वो राइट में शिफ्ट करे लेफ्ट में। जैसे अगर यहाँ माइनस सेट लगता ना तो मीन पोजीशन 8 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर जाता। अब देखो तुमसे अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ दे कि बतलाओ तो इस इक्वेशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकल का सेपरेशन ओरिजिन से ज़्यादा क्या होगा, तो बोलो इस ओरिजिन से ज़्यादा ये कितना दूर जाएगा? तो यही हो गया 8 और ये 2, तो 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम सेपरेशन होगा।
मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, तो बोलेंगे 6 है, ये 8 है और 2 अगर इधर आए तो ये 6 हो गया कि नहीं, बोलो तो आसान है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये सब एग्जाम्पल बहुत काम का है। अब इसको मिटा दे रहे हैं। देखो जी, तुम में से कुछ स्टूडेंट बोलता है कि सर आप जो है ना कुछ ज़्यादा देर तक बता दीजिए, क्योंकि हम लोग जो है ना कम ही टाइम में बात को सीख लेते हैं, फिर बैठे रहते हैं। उससे बेहतर होगा कि थोड़ा वीडियो को बड़ा करके आप डाल दीजिए। ठीक है, वो तो है ही, तुमको बेहतर लगता है इसलिए तुम ऐसा बात कर रहे हो। जनरली तो लोग चाहता है कि भाई थोड़ा छोटा छोटा ही रहे। लेकिन अब देखो, तुमको जो बात बता रहे हैं, पहले तुमको होमवर्क भी शायद दिए थे कि नहीं दिए थे, लेकिन अब तुमको बतला दे रहे हैं कि एससी वर्मा के बुक में कम से कम जो है ना 1 से लेकर के 6 तक जो प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम को प्रिंट करवा के भी दे देंगे। ठीक ना, ये होमवर्क में तुम इस बात को याद रखना। 1 से लेकर के 6 तक एससीवी का जो एक्सरसाइज है उसका हम पेज भी जो है और लिंक भी दोनों हम भेज देंगे। उस एक्सरसाइज से तुम कर लेना। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम का। जैसे तुमसे कहा गया, प्रूव दैट द मोशन ऑफ ब्लॉक will be SHM. Find time period of oscillation. और देखो इस तरह से क्वेश्चन तुमको दिया गया। ठीक है, देखो स्प्रिंग से एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया। एक बात जानना है, एसएचएम में जो है ना ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो स्प्रिंग पर बेस्ड। तो आखिर तुमसे कोई पूछे कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इसका कैसे निकालें, ठीक ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालें, तो मेथड थोड़ा सीखना। देखो जो तुमको डिफिनीशन सिखाए हैं, कोई भी पार्टिकल का मोशन एसएचएम कब होता है, तो उसका जब एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स हो जाता है तो उसका मोशन होता है एसएचएम। मान लो एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो के, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में है, ओरिजिनल लेंथ में। तुम क्या किए, इस एम मास के ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर दिए आगे की ओर v0 वेलोसिटी से। थोड़ा सोचो क्या होगा। पहले से तो ये रुका हुआ था, यही इसका मीन पोजीशन था, इक्विलिब्रियम पोजीशन था, ठीक ना। तुमसे अगर कोई पूछे ना मीन पोजीशन का डिफिनीशन क्या है, तो बोलेंगे जिस पोजीशन में नेट फोर्स 0 होता है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। यानी जहां ब्लॉक को अगर रख के छोड़ दें और वहीं अगर रुका हुआ रह जाए परमानेंटली तो वो है मीन पोजीशन। अब तुम क्या किए, इसको कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए। सोचो किसी समय ये ब्लॉक जो है एक्स डिस्प्लेसमेंट पर है, तो थोड़ा याद करो, स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था ना कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के हो तो फोर्स का मैग्नीट्यूड के इंटू एक्स होता है ना। माइनस के एक्स तो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जिधर एक्स है फोर्स उसके फोर्स तो के एक्स ही होता है। तो बतलाओ, तो ये ब्लॉक जब यहाँ पहुँचेगा, देखो ब्लॉक जा रहा है इधर, जैसे जैसे आगे जाएगा स्लो होगा ना,
इस पर इधर स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू एक्स। देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना अपने कमेंट में क्वेश्चन भी पूछा है, मैसेज भी किया है कि सर आप जो है ना वर्क पावर एनर्जी जब पढ़ा रहे थे तब सिखाए थे कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अब एसएचएम में आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कुछ और बता दिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हम तो कंफ्यूज कर गए। देखना वो एक ही बात है, उसका जवाब तुमको मिल जाएगा आज, देखना ध्यान से। तो ये ब्लॉक आगे जा रहा है और इसको विरोध कौन कर रहा है, के एक्स। तो जो फोर्स वापस लाने का कोशिश करता है उस फोर्स को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक क्या है, तो तुम ऐसे बोलोगे, एफआर लिख दिए ना रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। देखो रिस्टोरिंग फोर्स लिखने का रूल है, आगे माइनस लगा दो। तो माइनस काहे लगा दें, तो जो फोर्स जो है ना उसको आगे जाने से विरोध करता है, माइनस लगा दो। और अब देखो कि इस ब्लॉक पर नेट फोर्स टुवार्ड्स द मीन पोजीशन कितना लग रहा है, मीन पोजीशन की ओर फोर्स, मीन पोजीशन यहाँ है तो कौन फोर्स है, के एक्स तो है। अरे नॉर्मल एमडी तो ऊपर नीचे, उससे तो मतलब नहीं है। टुवार्ड्स द मीन पोजीशन यानी माइनस लगा करके देखो, यहाँ लिख दे रहे हैं नेट फोर्स टुवार्ड्स द मीन पोजीशन, इसी को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे। अब बताओ तो टुवार्ड्स द मीन पोजीशन कितना फोर्स है, तो के एक्स। और जानते हो ना कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो शुरू में ही बतलाएं कि भाई एसएचएम में एक्सेलरेशन को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो बतलाओ तो ये एक्सेलरेशन निकालोगे तो कितना आ गया, माइनस के बाई एम इंटू एक्स आया क्या, माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स आया। और जब भी एक्सेलरेशन माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स होता है तो उसी को ना एसएचएम बोलते हैं। यानी कि तुम ऐसे बोल सकते हो, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, हेंस मोशन विल बी एसएचएम। तो देखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यही ना था कि प्रूव करो कि मोशन एसएचएम होगा। सेकंड पार्ट में है टाइम पीरियड निकालो। अब तुम आगे समझो। तुम तो जानते हो कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर। यानी हम लोग तो जानते हैं एक्सलेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, के बाई एम। समझ गया ना। यानी स्प्रिंग मास सिस्टम में जब कोई ब्लॉक को ऑसिलेट करता है तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितने के इक्वल होता है, बोलो। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है अंडर रूट के बाई एम। ठीक ना। एसएचएम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का तो एक रोल है ना, क्योंकि इसी के हेल्प से टाइम पीरियड निकलेगा। और सोच लो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है क्या क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है, इसके मास पर, के पर। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट अगर बदल दो और मास बदल दो तो ओमेगा बदल जाएगा क्या। तो ये रिजल्ट परमानेंट याद रखो कि जब भी स्प्रिंग कांस्टेंट और मास मालूम रहे तो स्प्रिंग मास सिस्टम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये परमानेंट फार्मूला हो गया अंडर रूट के बाई एम। अब ओमेगा तुम जानते हो कि 2 पाई बाई टी होता है। तो जहाँ ओमेगा है, देखो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी। टी मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक ना। ओमेगा का तो नाम क्या देते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टी हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सोचो तो ओमेगा कितना आया है, अंडर रूट के बाई एम, जो इक्वल है 2 पाई बाई टी के। तो टी कितना हो गया जी, तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। देखो तो टाइम पीरियड निकल गया क्या।
ऐसे भी जानो, ओमेगा अगर मालूम हो गया तो टाइम पीरियड निकल गया कि नहीं। अच्छा, अगर इसी में कहता ना फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बतलाओ, देखो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कहता ना फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बतलाओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 1/, टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यानी बस इसी को डिवाइड कर दो तो 1/2 पाई √k/m हो जाएगा, तब ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, है ना। देखो अब तुम्हारे उस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं जिसमें तुम बोले कि सर आप जब स्प्रिंग पढ़ा रहे थे वर्क पावर एनर्जी में, तो वहाँ क्या बोलते थे कि स्प्रिंग अगर एक से इलोंगेट है तो पोटेंशियल एनर्जी ½ और यहाँ तो कुछ और आप बोल रहे हैं। एसएचएम में बोले कि नहीं है, तो तुम जो फर्स्ट डे क्लास किया होगा तो एनर्जी का इक्वेशन देखा था। तो चलो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट तुम ले लो और तब उस प्रश्न का जवाब तुमको दे रहे हैं। ये बिल्कुल वही बात लिखा हुआ है जो तुम पहले से जानते थे, ये कुछ भी नया नहीं है। अगर मान लो तुमसे कोई पूछे, चलो यहाँ हम नोट में लिख दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, तो तुम बोलता था ना कि होता है ½ और अभी तुमसे कोई कहे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो तुम बोला ½mω²x²। तुम बोलोगे कि तो दोनों अलग अलग बात हो गया कि नहीं, पहले आप ये सिखाए थे अब आप ये सिखा रहे। बोले कोई बात नहीं, अब ओमेगा का वैल्यू तो पुट करो। देखो तो इसमें ओमेगा कितने के इक्वल है, √k/m, तो k/m देखो तो थोड़ा बढ़िया से स्क्वायर करोगे, m कैंसिल हो जाएगा क्या, फिर से ½ आया, यानी कुछ भी नया नहीं है, फिर से वही बात है कि नहीं, बोलो सेम बात ही ना रिपीट किया गया है, नया क्या है, ½ इससे भी। हाँ याद रखना कि जब स्प्रिंग मास सिस्टम हो ना तब ओमेगा √k/m होता है, परमानेंट नहीं हुआ। पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो ओमेगा उसका कुछ और होगा, कंपाउंड पेंडुलम होगा कुछ और होगा, अलग अलग केसेज होगा, अलग अलग होगा। तो चलो ये इस एग्जाम्पल के द्वारा तुमको स्प्रिंग मास सिस्टम सिखाए हैं और अगले क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम सब। और देखना याद रखो हम सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ही बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखना। और एक चीज़ देखो तुम लोगों को बता दें, तुम में जो लोग भी कंसिस्टेंट नहीं है, अब है ना फर्स्ट लेक्चर बहुत लोग देखेंगे, सेकंड थोड़ा कम लोग देखेंगे, थर्ड फोर्थ जाते जाते बस एक चीज़ जानना, कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला, यानी लास्ट बेहतर जो करे, जो फिनिश बेहतर करे। सोचो ओपनर उतरा, सेंचुरी मारा और टीम मैच हार गया, मज़ा आएगा क्या, नहीं। मैच जितना है, ओपनर अगर 40 रन भी मारता है तो कोई बात नहीं, सब कोई 30-40 रन बना करके योगदान दे, मेन लास्ट में क्या है, रिजल्ट मेरे पक्ष में होना चाहिए। धन्यवाद।